नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में स्वागत है। जहां हम आज के वीडियो में एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो सीरीज जो है वो संबंधित होने जा रही है हिंदी भाषा की, हिंदी विषय के संबंधित ये वीडियो होगी। और इसमें हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों का एक टॉपिक वाइज सीक्वेंस वे में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये पूरे वीडियो जो होंगे वो MCQ फॉर्म में होंगे। तो आपको थ्योरी वाले पार्ट को आप खुद से कवर करिए और MCQ फॉर्म के लिए हमारे YouTube चैनल से लगातार आप कंप्लीट करते जाइएगा। तो इस हिंदी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो आज का ये जो पहला वीडियो होगा वो हिंदी की सामान्य परिचय से संबंधित, जिसमें बोलियों और भाषाओं से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उनको करेंगे। इसके बाद अन्य टॉपिकों को हम अगले वीडियो में रिवीजन करते चलेंगे। तो एक एक वीडियो से लगभग 200-300 MCQ हम आपको करवाएंगे। तो आपके लिए एक काफ़ी यूजफुल वीडियोज होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को अगर आज पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको डेली लगातार हम वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आइए आज प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और वहां हम अपलोड कर देंगे इसकी PDF। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को आज का, कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृत का प्रस्ताव था। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960 और 14 सितंबर 1964। इसका राइट आंसर जो है वो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। ऑप्शन दिए गए हैं कि लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो हिंदी को जो वर्तमान में भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इस राष्ट्रभाषा को बनाने का मांग जरूर की जाती है, लेकिन वर्तमान में भी हिंदी को एक राजभाषा का ही दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 14 अक्टूबर, 27 फरवरी और 29 दिसंबर और 14 सितंबर। तो इसको जिस दिन हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था उसी दिन को क्या है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राजभाषा या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन में, कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरमुखी लिपि, सौराष्ट्रीय लिपि। तो जो हिंदी भाषा की लिपि है तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। आप सब जानते ही हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितनी सारी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि में जो है तो इसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। ऑप्शन दिए गए हैं खसपरिया, खसपरजिया, पघाई, जोहारी और सलानी। तो गढ़वाली की जो उपबोली है वो कौन सी है, वो है सलानी। सलानी उपबोली जो है गढ़वाली बोली की उपबोली है। फिर नेक्स्ट आता है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया। तो 344A के अनुपालन के लिए भारत में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था 1955 में। 1955 में जो है राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं कि 7th नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है। तो ये तो एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं कि लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना, बोलना। तो इनमें से जो सबसे सटीक आंसर है वो होगा सुनना और समझना, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, सुनेगा, समझेगा, तब तो फिर लिखना पढ़ना सीखेगा। तो सही आंसर बच्चा का सबसे पहले सुनना और समझना। फिर आते हैं हिंदी उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो हिंदी उपभाषा की कुछ जो संख्या है वो कितनी है, 5 है। नेक्स्ट आते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में,
अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो मिलता है कहाँ? जय भट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि मानक भाषा की विशेषता क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, एक रूपता, और इसके अलावा ऑप्शन है कि ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानक भाषा की विशेषताएं देखी जाए तो ऐतिहासिकता भी मानक भाषा की एक विशेषता होती है, एक रूपता भी होती है, और स्वायत्तता भी मानक भाषा की एक विशेषता है। इसमें से सभी ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक जो है मानक भाषा की विशेषता होती है। फिर आइए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा किस आर्टिकल में बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 272। तो जो आर्टिकल 132 है ये तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 है, 13 है, ये तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। और अनुच्छेद 343 जो है यही जो है राजभाषा आयोग से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। 343 से लेकर 351 के बीच के जो आर्टिकल हैं वो राजभाषा से संबंधित है, जबकि 242 जो है ये तो विधानमंडल से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट आते हैं अब, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 343। फिर आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी बिंदी बिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी किस भाषा से विकसित हुई है? तो आप सब जानते ही हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो हुआ है किससे? संस्कृत भाषा से। संस्कृत का जो है परिवर्धित रूप ही हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो गया है। फिर आते हैं संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान सबसे पहले तो अंग्रेजी का स्थान है, दूसरा स्थान है चाइना की जो मंदारिन भाषा है, और तीसरा स्थान जो आता है वो किसका आता है? हिंदी का। तो हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि। तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहा जाता है लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है कैथी, खरोष्टी, देवनागरी और गुरमुखी। तो ब्राह्मी से जो है उत्पत्ति हुई है किसकी? देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है ब्राह्मी लिपि से। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है पाली है, अपभ्रंश, प्राकृतिक और संस्कृत। तो इसी तो हिंदी के विकास में सभी आ जाएंगे। सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत से फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो संस्कृत होगी, क्योंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन दिए गए अपभ्रंश, सौरसेनी, मागधी अपभ्रंश और मागधी। तो बिहारी हिंदी का जो विकास है वो होता है मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाएगी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से। वाराणसी, गोरखपुर और आरा, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये वाराणसी, गोरखपुर और आरा, ऑप्शन दिए गए हैं कि भोजपुरी, कौरवी, मैथिली और अवधी। तो मैथिली तो नहीं होगा, बिल्कुल काट दीजिए। भोजपुरी भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सी आ जाएगा सबसे? तो ये सबसे सटीक ऑप्शन जो है वो है अवधी भाषा। नेक्स्ट आते हैं ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाएगी? तो ब्रज भाषा का जो सबसे सेंट्रल वाला क्षेत्र है, तो सबसे वाला सेंटर मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र है। तो इसमें ऑप्शन पहला ही दिया गया है मथुरा का। तो मथुरा वृंदावन का वाला जो क्षेत्र है वो ब्रज भाषा का सबसे सेंट्रल वाला क्षेत्र है। ये इलाहाबाद और लखनऊ इधर तो सब भी फिर बोली जाती हैं अवधी भाषा। नेक्स्ट है अवधी बोली बोली जाती है।
बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो क्या बन जाती है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब फिर उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा फिर उपभाषा। बोली का विकसित क्षेत्र उपभाषा होता है। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेली वाला क्षेत्र है जो ये मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र होता है। ये झांसी जालौन दतिया वाला जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से जो लगा हुआ क्षेत्र होता है, यही क्या है? बुंदेली वाला क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा? जिस भाषा का अनुवाद करना है तो उसे कहेंगे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है तो उसे कहा जाएगा लक्ष्य भाषा। ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 उपभाषाएं आती हैं, जिनमें कि खड़ी बोली भी है, बुंदेली है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है और साथ ही साथ बांगड़ी भाषा जो है, ये पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियां हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन दिए गए सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। तो सही आंसर है इसका लल्लू लाल। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा में ऑप्शन दिए गए बुंदेली तो बोली ही जाती है। इसके अलावा बांगरू ये नहीं बोली जाती है, हरियाणा वाले क्षेत्र में की है। कन्नौजी भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। और हड़ौती तो ये हरियाणा की है। तो 2 बंगाली और हड़ौती नहीं होगा, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, ए और सी। बुंदेली और कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश में दोनों बोली जाती हैं। नेक्स्ट अब आइए, मथुरा वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। भोजपुरी तो है, ब्रज भाषा भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन मेवाती राजस्थान की भाषा है। उत्तर प्रदेश में मेवाती भाषा नहीं बोली जाती है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी भाषा जो है प्राचीन नहीं है, नवीन है? तो संस्कृत प्राचीन भाषा है, प्राकृतिक संस्कृत भाषा है। संस्कृत भी प्राचीन भाषा है। अपभ्रंश ये भी संस्कृत भाषा है, लेकिन ये पंजाबी जो है ये नवीनतम भाषा है, प्राचीन भाषा में नहीं आती है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन दिए गए सैंधव लिपि नहीं, इससे नहीं हुआ है। खरोष्टी ये भी गलत। यूनानी नहीं, ब्राह्मी लिपि से जो है नागरी लिपि का विकास हुआ है। नेक्स्ट आता है, पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार करने का श्रेय ऑप्शन दिए गए लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र और श्रद्धाराम फुल्लवारी। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी के द्वारा जो है पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जयपुरी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? जयपुरी भाषा, जिसको ढूंढानी भी बोलते हैं, तो ये राजस्थान की भाषा है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट आ जाता है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम होता है ढूंढाड़ी जो है ये राजस्थानी भाषा है। फिर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। यह जो है पहाड़ वाले क्षेत्र उत्तराखंड की भाषा है। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न है कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जितनी भी आर्य भाषाएं हुई उन सभी का विकास किससे होता है? संस्कृत से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल
कब से कब तक का है? तो इसका सही आंसर जो है वो है 1500 ईस्वी से प्रारंभ होकर 800 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। नेक्स्ट है कि लौकिक संस्कृत डैश और अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है रिक्त स्थान। तो लौकिक संस्कृत से विकास जो है इसमें कौन सा होता है? तो पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद है पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो इसको इसी क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। तो लौकिक संस्कृत के बाद क्या आएगा? पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद फिर आ जाती है हिंदी। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में कहा जाता है नंदी नागरी। नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा वाले क्षेत्र में हमने कई बार बताया है ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये ब्रजभाषा का क्षेत्र है। फिर आता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन आर्य भाषा ऑप्शन दिए गए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक, संस्कृत। सबसे प्राचीन संस्कृत। द्रविड़ भाषा, निम्नलिखित विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो असमिया, ये तो पूर्वी मगधी, ये जो है पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी अपभ्रंश से हुई है, तो ये असमिया नहीं होगा। उड़िया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बंगला जो है ये भी अवधी भाषा, मगही भाषा है। तो सबसे इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कन्नड़। कन्नड़ भाषा जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा ऑप्शन दिए गए उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी। मराठी जो है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को या चित्रों को। तो लिपि कहा जाता है लिखित ध्वनि संकेतों को। लिखित ध्वनि संकेतों को जो है लिपि कहते हैं। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार ऑप्शन दिए गए अर्थ, इतिहास, रूप रचना, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इतिहास भी होता है भाषाओं के वर्गीकरण का, रूप रचना होती है और अर्थ भी होता है। नेक्स्ट अब आते हैं, अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये वर्णित किया गया है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के सम्मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा और हिंदुस्तानी भाषा। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो नई भाषा बनती है उसको कहा जाता है हिंदुस्तानी भाषा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, जिनमें से एक है खड़ी बोली है, बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है और साथ एक और उपबोली है। तो कुल 5 उपबोलियां जो हैं, 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहेंगे? स्थानीय भाषा से मतलब होता है बोली से ही। किसी निश्चित क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, स्थानीय भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा को बोलते समय उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय उसमें होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है अनुतान। अनुतान जो है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को कहा जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश के लिए होता है, जबकि कुल्लई के लिए नहीं होता है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2001 के हिसाब से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में ऑप्शन दिए गए बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाएगी।
हिंदी के बाद क्या आती है? हिंदी के बाद आती है बंगला। बंगला के बाद जो आएगी मराठी, फिर आएगी तमिल और तेलुगु, फिर आ जाएगी तमिल तेलुगु। तो सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद बंगाली, बंगाली के बाद मराठी, मराठी के बाद तमिल तेलुगु। तो फिर सही इसका आंसर होगा बंगाली, क्योंकि पहला नहीं है तो दूसरा होगा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित की किस जिले में बोली जाती है? तो कन्नौज के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को बोला जाता है कन्नौजी। तो इसमें ऑप्शन दिए गए फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर। तो राइट आंसर कानपुर होगा। इसका आंसर फर्रुखाबाद भी हो सकता है, लेकिन कानपुर भी होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन इसके सही हैं। कन्नौजी बोली कहाँ है? फर्रुखाबाद में भी और कानपुर में भी बोली जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन दिए गए बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। तो बांगरू भाषा बोली जाती है हरियाणा की भाषा है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो भारत में अंग्रेजी का जो बढ़ावा देने का कार्य किया, तो उसका तो नाम सब लोग आप जानते ही हैं, वो है मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा क्या है, भारत में अंग्रेजी को प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौखिक रूप है? कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? परियोजना, पत्र, परिचर्चा, निबंध। परिचर्चा अर्थात वाद संवाद करना, ये क्या है? ये मौखिक रूप है, जबकि पत्र, निबंध, परियोजना ये तो सब लिखित रूप में होंगे। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? तो कृष्णायन किस भाषा में लिखी गई है? तो कृष्णायन लिखी गई है अवधी बोली में। अवधी बोली के अंतर्गत लिखी गई है कृष्णायन। सॉरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद ये ब्रज भाषा हो सकता है इसका आंसर। तो इसको आपको हम करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर पिन कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी भाषा है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी। इसका सही आंसर है अवधी। अवधी बोली को जो है एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ये है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बुंदेली का विकास किससे हुआ है? तो बुंदेली हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, क्योंकि इसी से जो है पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? नहीं सॉरी, बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी का पार्ट है, और पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दिए गए मालवी, गढ़वाली, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी। तो लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है मालवी, गढ़वाली, बुंदेली। तो बुंदेली के अंतर्गत आती है क्या? लोधांती। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ऑप्शन दिए गए अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक। तो हिंदी आकृति के दृष्टि से प्रश्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन दिए गए मागधी, अर्धमागधी, पैशाची और सौरसेनी। तो ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ब्रज बोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ऑप्शन दिए गए असमी, ब्रज भाषा, भोजपुरी और बांग्ला। तो ब्रज बोली जो है वो बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया?
किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो ऑप्शन दिए गए खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और ब्रजभाषा। तो पिंगल नाम दिया गया है किसे, ये इसमें हमें थोड़ा डाउट है, इसलिए इसका आंसर नहीं देते हैं, इसको हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? ऑप्शन दिए गए अपभ्रंश, संस्कृत, बिहारी और द्रविड़। तो हिंदी के बारे में तो आप जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? संस्कृत भाषा से। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रांचड़, मगधी, पैसाची और खास। तो जो पहाड़ी हिंदी है इसका विकास हुआ है खास अपभ्रंश से। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए भारूपी परिवार, द्रविड़ परिवार, अष्टिक परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। तो संथाली भाषा का जो भाषा परिवार है वो है अष्टिक परिवार। सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ऑप्शन है गुजराती, गुजराती तो है। सिंधी, देखेंगे इसे। राजस्थानी भी सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी भी है, लेकिन सिंधी जो है सिंधी सौर श्रेणी अपभ्रंश से आने वाली भाषा नहीं है। भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? तो भारतवर्ष की आदि भाषा है लौकिक संस्कृत, प्राकृतिक, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसमें दो ऑप्शन में डाउट हो सकता है कि लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तो भारतवर्ष की आदि भाषा जो है वो है लौकिक संस्कृति। नेक्स्ट आते हैं, भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? सही ऑप्शन है इसका अवधी। प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनता भाषा कौन सी है? प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार है अपभ्रंश, पूर्णिया हिंदी, पूर्वीय हिंदी, परनिष्ठ हिंदी, खड़ी बोली। तो मानक हिंदी का जो आधार है वो कौन सा होना चाहिए? परनिष्ठ हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर आते हैं कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन है? तो सबसे पहले तो आपको आ जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो यहाँ तो सही क्रम दिया गया नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले आएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद आएगा पाली, फिर आएगा प्राकृतिक। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाली तो सबसे पहले होगा ही नहीं, अपभ्रंश सबसे पहले होगा ही नहीं। तो उपरोक्त में एक से अधिक नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। सबसे पहले आती है संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर आएगा हिंदी। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में आर्य भाषा का काल कब आरंभ हुआ? भारत में आर्य भाषा का काल आरंभ हुआ 1500 ईसा पूर्व के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत शामिल है, प्राकृतिक शामिल है, लेकिन तुर्की भाषा कहाँ से आ गई? तुर्की भाषा तो आर्य भाषाओं की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? ऑप्शन अवधी, बांगरू, राजस्थानी, भोजपुरी। तो अवधी तो आ जाती है पूर्वी हिंदी से, बांगरू हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से, और राजस्थानी और भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा बांगरू। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाएगी? कोंकण वाले क्षेत्र में। कोंकण वाला क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, गोवा के आसपास का क्षेत्र कोंकण है। केरल, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो तो मालाबार का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? कौन सी दूसरी राजभाषा, ना कि पहली राजभाषा पूछा है। तो हिंदी तो उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा है, अंग्रेजी, उर्दू, भोजपुरी। तो हिंदी तो सही नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा उर्दू, क्योंकि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो फैजाबाद जनपद में बोली जाती है क्या? ब्रजभाषा। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? आंसर है मथुरा। मथुरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। फिर है देहरादून। देहरादून में जो है ये तो
उत्तराखंड वाली पहाड़ी भाषाएं बोली जाएंगी। हाँ, मेरठ में तो खड़ी बोली बोली जाती है। हरदोई जो है इसका सही आंसर होगा। हरदोई में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली बोली जाती है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की नहीं है। भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, बघेली भाषा नहीं बोली जाती। तो इसका राइट आंसर होगा बघेली। बघेली कहाँ की भाषा है? तो ये मध्य प्रदेश के रीवा सतना क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। बलिया भोजपुरी का क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर भी भोजपुरी का क्षेत्र है, देवरिया भी। बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर ये क्या है? भोजपुरी क्षेत्र है। जबकि इलाहाबाद जो है ये क्षेत्र है अवधी का। नेक्स्ट है बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस क्षेत्र के बोली जाती है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो छत्तीसगढ़ी तो होगा नहीं, बघेली होगा नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं, ब्रजभाषा और अवधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है कि आयु शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ऑप्शन दिए गए ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। तो जो आयो है ये शब्द है किसका? ब्रज बोली का है। हिंदी किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसको किसने दिया था? तो हिंदी को सा को हा कहने वाले कौन थे? ये थे ईरानी लोग। ईरानी लोग आए तो सा को हा बोलते थे, तो इन्होंने हिंदी नाम दिया था। सिंधु के पार वाले जो हो गए हिंदू, और हिंदुओं की भाषा को हिंदी कहा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी, मगही भी जो है बिहारी हिंदी है, भोजपुरी भी बिहारी हिंदी है, मैथिली भी बिहारी हिंदी है, लेकिन अवधी तो जो है ये बिहारी हिंदी नहीं है। नेक्स्ट आता है हरियाणवी या बांगुरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगुरू बोली विकसित हुई है पश्चिमोत्तर सौर सेनी अपभ्रंश से। भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधित निर्देश दिए गए हैं आर्टिकल 344 में। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया जा चुका है 8वीं अनुसूची में। तो मैथिली शामिल है, बोडो शामिल है, मणिपुरी ये भी शामिल है, लेकिन भोजपुरी को अभी तक जो है आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 किससे संबंधित है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, के राज्य या राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषाओं के बारे में। तो अनुच्छेद 210 संबंधित किससे? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं से संबंधित है, जबकि जो 120 है वो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से। तो 210 और 120 संसद से, 210 विधानमंडल में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना होती वर्ष 1960 में। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? अवधी बोली को अन्य नाम है कौशली। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल है 1500 ईस्वी से, तो ये प्रारंभ होगा। ऑप्शन दिएगा 1500 से 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व। इसका आंसर भी हम कंफर्म नहीं है, डाउट है, तो इसलिए इसका आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बनाफरी ऑप्शन दिए गए हैं कौरबी, बघेली, ब्रज और इनमें से कोई नहीं। तो बनाफरी आती है बुंदेली में। तो बुंदेली की उपबोली है बनाफरी, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि बनाफरी जो है बुंदेली की उपबोली है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली कौन है? ऑप्शन दिए गए मगही, बघेली, कुमाऊनी और भोजपुरी। तो पहाड़ी बोली उत्तराखंड वाले क्षेत्र की है, तो कुमाऊनी जो बोली है ये पहाड़ी बोली है। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी का सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिटेन ऑप्शन दिया गया, ब्रिटेन तो हो ही नहीं सकता, हिंदी कहाँ होगा वहाँ। मॉरिशस, भारत और अमेरिका। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत में विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय नहीं है, जबकि मॉरिशस में जो है विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है अवधि में।
पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है सौर श्रेणी अपभ्रंश से। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी की, जबकि जो बघेली है वो पूर्वी हिंदी की है, जब बुंदेली है पश्चिमी हिंदी की है। भाषा के मानकीकरण के संबंध में भाषा किस रूप में है? भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो जो मानकीकरण का संबंध होता है वो होता है किसमें? लिखित से। लिखित जो भाषा होती है वही मानकीकरण से संबंध रखती है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 अपभ्रंश का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा जो बोली जाती है? ब्रज बोली जाती है, अवधी ये भी बोली जाती है, कन्नौजी ये भी बोली जाती है, बघेली नहीं बोली जाती। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है या नहीं बोली जाती? इसमें तो दिख नहीं रहा है, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो मारवाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बुंदेली ये भी बोली जाती है, मेवाती ये नहीं बोली जाती। तो 1 और 4 जो है ये नहीं बोली जाती, जबकि 2 और 3 बोली जाती है। तो ऑप्शन में क्या है? तो 1 और 4 तो ऑप्शन में है, लेकिन 2 और 3 ऑप्शन में नहीं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ क्वेश्चन जो था उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वालों का। तो 1 और 4 मारवाड़ी और मेवाती नहीं बोली जाती है, जबकि अवधी और बुंदेली बोली जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से असमिया भाषा की उत्पत्ति हुई है? असमिया भाषा की जो उत्पत्ति है वो हुई है मागधी अपभ्रंश से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकांश भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है ब्रज भाषा, पाली, खड़ी बोली, प्राकृतिक। तो संस्कृत का अपभ्रंश होता है पाली। राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है 343 से लेकर 351 के बीच। 343 से 351 के बीच का जो आर्टिकल है उसमें किया गया है राजभाषा से संबंधित प्रावधान। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं? हिंदी भाषा को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। इनमें से कौन सी भाषा भारोपी भाषा परिवार की नहीं है? तो भारोपी परिवार की हिंदी भारोपी परिवार की है, मराठी भारोपी परिवार की है, गुजराती भी भारोपी परिवार की है, लेकिन मलयालम ये भारोपी परिवार से नहीं है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे BG खेर। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी की भाषा के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन दिए गए बांगरू, कन्नौजी, अवधी और तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो हिंदी भाषा में नहीं आती। बांगरू, अवधी और कन्नौजी जो हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आज 114 क्वेश्चन किए, 114 क्वेश्चन कुल किए हैं। अभी इतने ही क्वेश्चन लगभग अभी इस टॉपिक से और भी बाकी हैं। तो इसको हम एक और वीडियो में कवर कर देंगे ताकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। और इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, PDF मैंने बना लिया है। और ये PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम आपको अपलोड कर देंगे, वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी ढेर सारे क्वेश्चन बाकी हैं इसी टॉपिक से संबंधित, और फिर अन्य टॉपिकों के भी हम प्रश्न आपको लेकर ज़रूर आएंगे। और आपको इसी तरह का आपको कोई वीडियो से संबंधित आपको कमेंट करना है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको और किस तरह के वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, या कोई आपको पढ़ने में और क्या क्या इशू आ रहा है उससे संबंधित कुछ भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के नीचे। तो